एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैसे हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं पूरी स्टेटमेंट को। हर एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालते हैं। तो पहले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको सिखाया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैसे निकालते हैं। अब आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें देखो, इन्वेस्टिंग मैंने आपको पहले ही थ्योरी पार्ट में बता दिया कि भी हम इस पार्ट में लेते हैं एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हमने परचेज सेल की हैं, परचेज की है तो आउटफ्लो होगा, सेल करोगे तो इनफ्लो होएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो आउटफ्लो होएगा, सेल करेंगे तो इनफ्लो होएगा। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे जो वहाँ से हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है वो हमारे लिए इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होएगा। तो देखो, अब सबसे पहले आपको प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये आपको बिगनिंग का अमाउंट बताया हुआ है। नेट का मतलब क्या है कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, और ये बिगनिंग का है। इसका मतलब पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके, जब हमने पिछले साल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था तो उस अकाउंट का ये कैरी डाउन है। ये चीज़ें हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में सीख लेते होते हैं +1 में या बीकॉम फर्स्ट ईयर में। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर नेट। मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन डालने के बाद जो इस साल हमारे पास मशीन बची है वो है 6 लाख। उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन है कितनी जो हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लगाई है, दैट इज़ 30,000। फिर आपको उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट। मतलब अभी तक जो हमारी डेप्रिसिएशन पूरी अगले पिछले सालों की जितनी भी टोटल डेप्रिसिएशन डल चुकी है, जब हम उसे ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दे तो बुक वैल्यू आ जाती है। मतलब इसे रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोला जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000, उसको हमने सेल कर दिया 12,000 का। तो दैट मीन्स 15 वाली चीज़ की वैल्यू वाली चीज़ हमने 12 में सेल कर दी, तो 3,000 हमको उस पर क्या हुआ है? लॉस। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो, हमने बेसिकली देखना है प्लांट एंड मशीनरी की कोई सेल एंड परचेज़ तो नहीं हुई। सेल तो हमें गिवन है, परचेज़ भी चेक करनी पड़ेगी। जब हमें एक एसेट की इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है तो हमें उसका एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको ये एसेट अकाउंट बनाने भी सीखने हैं। वैसे तो ये चीज़ें मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में की होती हैं। सो लेट्स डू हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो आपको बिगनिंग का बैलेंस कितना गिवन है? 5 लाख, और जो एंडिंग बैलेंस हमें गिवन है दैट इज़ 6 लाख। और उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर्मेट वाइज देखो कि फ़िक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनाना होता है। एक बार मैं आपको वो चीज़ भी सिखा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये सीखिए कि फ़िक्स्ड एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो इधर होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है जी। उसके बाद इधर हम डाल देते हैं डेप्रिसिएशन जो भी हमने चार्ज की है फॉर करंट ईयर। कोई एसेट आप सेल करते हो तो सेल का अमाउंट आपने इधर डालना है। सेल करोगे तो याद रखना है, जब भी आप सेल करोगे तो सेल के केस में आपने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। उसका सेल करके पैसा कितना आया, उस सोल्ड पार्ट की करंट ईयर में क्या डेप्रिसिएशन पड़ती है, और उसको सेल करके हमें लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। और फिर जो बाकी रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन होती है फिर हम उसे बाद में निकाल लेते होते। जो हिस्सा बिक गया, बाद में कुछ मशीन तो बची ना, उसकी डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन भी हमने निकालनी है। तो ये सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन,
फॉर करंट ईयर और रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, दोनों को ऐड करके ये बनती है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। उसके बाद हमने सेल का अमाउंट अब वो डालना है, ये भी हो गया। अब लॉस या प्रॉफिट, अगर आपको सेल के ऊपर लॉस हो रहा है तो आप इस साइड पे शो करोगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और अगर आपको सेल के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो आप दिस साइड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखने हैं जो आपका अगर कैरी डाउन गिवन है तो वो आप लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन, और इधर आपकी आएगी, देखो अगर कैरी डाउन आ रहा है पहले गिवन है और अभी भी आपका बैलेंस इधर निकल रहा है तो वो आपकी बनेगी परचेज टू बैंक, हमने परचेज किया एसेट को, परचेज ऑफ एसेट, ये आउटफ्लो होएगा और ये सेल करके इनफ्लो होएगा। ठीक है, अगर आपको इस वाली साइड पे कैरी डाउन नहीं गिवन तो वो हमारा कैरी डाउन बनेगा, लेकिन अगर हमें कैरी डाउन गिवन है फिर भी हमारी दोनों साइडें टैली नहीं हो रही, अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे आता है आप उसे परचेज मानोगे, क्रेडिट साइड आता है तो आप उसे डेप्रिसिएशन मानोगे, सेल अपने आप एज्यूम नहीं करोगे अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। ये फॉर्मेट थोड़ा सा बनाना सीख जाइए, फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन करने कोई मुश्किल नहीं होंगे। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इसका ब्रॉड डाउन, एसेट का कैरी डाउन। एसेट सेल करते हो तो एसेट को सेल करके पैसे कितने आए, उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर कोई सोल्ड पार्ट था, जैसे मान लो साल मेरा शुरू होता है 1 अप्रैल को और मैंने उसे जिस एसेट को बेचा उसको मैंने लगभग 4 महीने यूज़ करके बेचा। 4 महीने कैसे, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, अगस्त में मैंने 1 अगस्त को जाके उसे सेल कर दिया, तो जो 4 महीने मैंने उसे यूज़ किया है उस सोल्ड पार्ट को कि मैं करंट ईयर में कितनी यूजेस हुई उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगी। ठीक है जी, और जो दूसरा पार्ट था सोल्ड पार्ट को छोड़ के जो बाकी का पार्ट रह गया उसे तो मैंने पूरे 12 महीने यूज़ किया है ना, तो उसकी हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन डाल लेंगे। इन दोनों को मिला के हमारी ये डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर बनेगी। हाँ, लेकिन अगर मान लो सेल मैंने साल की बिगनिंग पे ही कर दी, 1 अप्रैल को ही कर दी, तो फिर जिस चीज़ को मैंने साल के दौरान यूज़ ही नहीं किया उसकी डेप्रिसिएशन बनती ही नहीं है, फिर हम सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अगर हमने सोल्ड किए हिस्से को मतलब सेल की है 31 मार्च को, पूरा ईयर यूज़ करने के बाद कुछ पोर्शन सेल किया, तो फिर हम सोल्ड पार्ट की भी डेप्रिसिएशन पूरे ही साल की डाल लेंगे, क्योंकि पहले पूरा साल उसे यूज़ किया फिर उसे बेचा है। ठीक है जी, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का भी कुछ फार्मूला होता है, मैं आपको अभी बहुत डीपली नहीं बता रही, जहाँ जहाँ ज़रूरत होएगी जैसे जैसे वो चीज़ें हम बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये चीज़ें ऑलरेडी हमने की होती हैं। तो प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल आप कैसे निकालोगे, आपने जो रिटर्न डाउन वैल्यू होएगी ना एसेट की, रिटर्न डाउन वैल्यू को कंपेयर करना है सेल वैल्यू के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से अभी तक जितनी भी टोटल डेप्रिसिएशन आप माइनस कर चुके हो चार्ज्ड टिल डेट, तो वो आपकी आ जाती है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो फिर इसको करने के बाद जो आएगी उसको हमने सेल वैल्यू से कंपेयर करना है, तो यहाँ से आपके निकल आएंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो इसके अगर हमें ये फॉर्मेट बनाना आ जाए तो सम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। बाकी ये चीज़ें अप्लाई तब होती हैं अगर आप डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हो, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नहीं है। मैं इसके ऊपर मेंशन कर देती हूँ कि भी नो accumulated डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
अकाउंट आ गया तो उस केस में फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इस अकाउंट में। सो चलिए देखते हैं अब इसका सल्यूशन क्या रहेगा। हमने डाला ब्रॉट डाउन, फिर हमें निकाली दी हुई है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है 30,000। उसके बाद आपको कैरी डाउन भी गिवन है 6 लाख। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000 वो 12,000 में सेल कर दी, तो सेल करके बाय बैंक सेल अमाउंट आपका आ गया 12,000 और सेल करके 3,000 का लॉस हो गया। 15 वाली चीज़ आपने 12 में बेची, तो बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से हम प्रॉफिट या लॉस को लिखते होते हैं। तो 3,000, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट लॉस है अल्टीमेटली जाने तो P&L अकाउंट में ही होते हैं। अब देखो मैंने दोनों साइडों को टैली करूँगी तो मेरा इस साइड का टोटल बन रहा है 6,45,000 और इधर बन रहा है 5 लाख। तो जो इधर डिफरेंस है 1,45,000 वो डिफरेंस मेरा किसके कारण है? परचेज के कारण। तो इसको अब हम लिखेंगे टू कैश परचेज ऑफ एसेट। ये मेरी आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहले सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से इनफ्लो हुआ 12,000, इनफ्लो को पॉजिटिव साइन से डाल लेंगे और फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से आउटफ्लो हुआ 1,45,000। कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं क्वेश्चन में गिवन, कोई डिविडेंड रिसीव नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस प्लांट एंड मशीनरी की ही इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसको लेके हमने कर दिया नेगेटिव। आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है इसलिए नेगेटिव में साइन आएगा। तो आप इसको लिख दोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग activities. This way we will do this question. So let's see properly. So next question, following balance appeared in plant account and accumulated depreciation account. अब देखो इस क्वेश्चन में फिर नया पॉइंट आ गया। अब accumulated depreciation account आ गया। बेटा जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये आप दोनों क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया और जो अब करवाया, ये अगर आप बहुत ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को देखो, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई सम नहीं अड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं होएगा कि कोई आपके लिए दिक्कत क्रिएट करे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको बेसिकली ऑलमोस्ट जहाँ भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी तो इन अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखो इसमें प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस गिवन है, लेकिन साथ में ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी गिवन है। देखो एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट होती जा रही है डेप्रिसिएशन। हम पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को साथ की साथ एसेट में से माइनस नहीं कर रहे, बल्कि उसको एक अकाउंट में अलग से इकट्ठा करी जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करी जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन को मींस एग्रीगेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने अलग से ही एक फंड क्रिएट कर लिया, अलग से एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। इस केस में याद रखना, हमेशा जो हमें एसेट की वैल्यू गिवन होएगी ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट ही होएगी। मतलब इसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, ये रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है। और इस केस में हमने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से अभी सीखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्लांट 1,45,000 जिसकी कॉस्ट थी, उसके ऊपर एक्यूमुलेट कितनी हो चुकी थी डेप्रिसिएशन 70,000, उसको हम बेच आए 35। अब आप खुद देखो, जिस चीज़ को मैंने 145 का बाय किया, 70 उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक इकट्ठी हो चुकी है। दैट मीन्स उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी। मैंने आपको रिटर्न डाउन वैल्यू का फॉर्मूला बताया ना, ओरिजिनल कॉस्ट में से जितनी डेप्रिसिएशन टिल डेट तक होती हम सारी माइनस कर देते हैं। तो 1,45,000 में से अगर मैं 70 माइनस करूँ 70,000, तो दैट मीन्स मेरी अब रिटर्न डाउन वैल्यू उस चीज़ की कितनी रह चुकी है 70,000।
अब 75,000 1,45,000 में से जब आप 70,000 माइनस करोगे तो आपके एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू रह चुकी है 75,000 को, 75,000 की, जिसको आपने सेल कर दिया 35,000 में। तो 75,000 वाली चीज़ आप बेच रहे हो 35 में, तो दैट मीन्स आपको 40,000 का क्या हो रहा है, लॉस। मैं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से बता के आई हूँ कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हैं और उसको सेल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्लांट परचेज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट। लॉस मैंने बता दिया आपको। अब हमने कितना प्लांट परचेज किया फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी करंट ईयर की बनती है, ये चीज़ें अब कैलकुलेट करनी है। और फिर इन आइटम्स को सबको शो करना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे शो किया जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कैसे बनता है, जितनी भी डेप्रिसिएशन हम साथ के साथ माइनस नहीं कर रहे, दैट मीन्स बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन को अलग से एक अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक तरह से डेप्रिसिएशन फंड ही होता है। और जितने भी फंड होते हैं वो सारे लाइबिलिटी साइड होते हैं। दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस हम हमेशा लाइबिलिटी की तरफ, दैट मीन्स क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस वे, इस साइड पे, और कैरी डाउन हम इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, आप एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए। ये इधर लिखते हैं बाय टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर जो सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन होती है उसको हम यहाँ नोट करते हैं एसेट के नाम से। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है हमारे क्वेश्चन में, तो जो भी एसेट का नाम होएगा उससे सोल्ड पार्ट वाली डेप्रिसिएशन वो यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास इधर आएगा तो वो P&L अकाउंट लिखेंगे, वो होती है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। अगर आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर है, ओपनिंग क्लोजिंग है, तो हम सोल्ड की निकाल सकते हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग और सोल्ड है तो हम डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन की फिगर्स हम पुट करते हैं। ब्रॉट डाउन है 1,80,000, उसके बाद आपको कैरी डाउन गिवन है 2,40,000। ठीक है जी, जो फर्स्ट ईयर 2013 था, दूसरा 31 मार्च 2014 की इंफॉर्मेशन थी। ये ओपनिंग बैलेंस, दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस। अब जो पार्ट उन्होंने सेल किया उसकी एक्यूमुलेटेड गिवन है 70,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर होगी, तो यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर कैलकुलेट हो जाएगी। 3,10,000 में से हम 180 माइनस करेंगे 1,30,000। ठीक है जी, ये एक्चुअली कैलकुलेट करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे अभी जो सम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो देखना है तो इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब हम पूरे सम करेंगे तो बेटा जो भी P&L की चीज़ें होंगी वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होना है, तो इसीलिए इसका सही कैलकुलेट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर रही हूँ, पर आप इसको इग्नोर मत करना। उसके बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो अब यहाँ पे एसेट का बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन कितना है 750, और आपको कैरी डाउन कितना गिवन है 9,70,000। अब एक और चीज़ याद रखो, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम फिर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर यहाँ नहीं डालते। मैंने आपको पहले ही बोला जब मैंने सारा क्वेश्चन समझाया कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है दैट मीन्स हम एसेट में से डेप्रिसिएशन साथ के साथ माइनस नहीं कर रहे, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर वाली है वो नहीं आनी। ठीक है, अब रह गया काम सोल्ड वाले पार्ट का। तो सोल्ड वाले पार्ट का बाय बैंक सेल करके प्राइस आया 35,000। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जब सेल करोगे 3 चीज़ें डालनी हैं,
3 चीज़ें डालनी हैं आपको। मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया क्या क्या, एक उसके सेल करके पैसे कितने आए, एक उस सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन भी देखनी होती है, और एक हमने उसका प्रॉफिट एंड लॉस। अब सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन ये देखिए यहाँ मैंने डाली है, यहाँ से ही हम उठा के इस अकाउंट में ले आएंगे। अगर इस अकाउंट में डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में किधर जाएगी, क्रेडिट साइड पे। कहाँ से आई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ये आ रही है जी 70,000। ठीक है जी, सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन। अब देखो हमने दोनों साइडों को बैलेंस करना है, तो फिर एक और चीज़ प्रॉफिट लॉस रह गए। तो लॉस मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया, लॉस कैसे निकालते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू से। और रिटर्न डाउन वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, कॉस्ट थी ओरिजिनल 145, उसमें से हमने 70,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 75,000। कंपेयर किया सेल वैल्यू 35 से, 40 का लॉस आ रहा है क्योंकि सेल वैल्यू कम है। लॉस है तो आपने इसी साइड पे डालना है। अब मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, बाय P&L लॉस, ये इसके साथ है 40,000। अब हमने दोनों साइडों को टैली करना है। तो ये साइड का टोटल बनता है, तो ये साइड का टोटल बनता है 11,15,000, जिसमें से हम ये ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टू कैश, ये आ जाएगी परचेज ऑफ एसेट। ये हमारी अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई, परचेज ऑफ एसेट आ गई 3,65,000। तो आपको क्वेश्चन के ए पार्ट में उन्होंने पूछा था कितने की एसेट परचेज की, दैट इज़ 3,65,000। फिर उन्होंने पूछा था डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, वो ये है 1,30,000। ठीक है जी, ये भी पूछा हुआ था आपसे। अब यहाँ तक करने के बाद, यहाँ हमने इतना कंप्लीट करने के बाद अब कैलकुलेट करने हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की तो पैसे आए 35,000, और जब हमने परचेज़ की तो आउटफ्लो हुआ 3,65,000 से। उसको नेगेटिव में लिखेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं रिसीव हुआ, कोई डिविडेंड नहीं रिसीव हुआ। तो ये आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, इसको अब हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो नेगेटिव में आएगा आपका 3,30,000। ये क्या है आपका नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं आपके। इस तरह से ये करना है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से इसके अकाउंट्स एक बार प्रैक्टिस कर लो हाथ से, सारे एक बार समझ आ गए फिर इजीली निकलेंगे। मैंने अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट की है आपको ये बताने के लिए। एक बार आप खुद भी कैलकुलेट कीजिए, इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Please like the video, like, share and subscribe this channel. Thank you.